नमस्ते मित्रों, आप सभी का यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स यानी कि तपस्वी आईएएस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है उसका टॉपिक है इंडिया एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। आज हम जानेंगे कि भारत के इन विश्व के बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्रीज के ब्लॉक्स है, उसके साथ उनके जो रिलेशन है वो कैसे है, उसके बारे में आज हम थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि भारत के यूएन के साथ कैसे रिलेशन है, यूएन में भारत का कितना कंट्रीब्यूशन है, डिप्लोमेटिकली कैसे रिलेशन है वो भी जानेंगे। साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक के साथ हमारे रिलेशन कैसे वो जानेंगे, यूरोपियन यूनियन के साथ कैसे रिलेशन है, G20, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन सब के साथ हमारे जो बायलेटरल और जो डिप्लोमेटिकली भी जो रिलेशन है उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो विश्व का सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस, उसके बारे में जानते हैं कि जो भारत है वो यूनाइटेड नेशन का फाउंडिंग मेंबर भी रहा है। इंडिया वाज अमंग द ओरिजिनल मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस दैट साइंड द डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एट Washington on 1st January 1942 and also participated in the historic UN Conference of International Organization at San Francisco from 25th April to 26th January 1945। यानी कि जो यूएन चार्टर है, जो ओरिजिनली यूएन चार्टर है और यूएन डिक्लेरेशन है, यूनाइटेड नेशंस का डिक्लेरेशन, भारत उसका फाउंडिंग मेंबर भी रहा है। पहले जो 1942 में भारत तब आज़ाद नहीं था, तो भारत की तरफ से जो ब्रिटेन ने सेक्रेटरी ऑफ इंडिया नियुक्त किए थे उन्होंने वहाँ पर रिप्रेजेंट किया था। और साथ ही साथ 1945 में भी भारत ने उसमें यूनाइटेड नेशंस का जो डिक्लेरेशन है और साथ ही साथ जो सैन फ्रांसिस्को में जो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुआ था वहाँ पर भी भारत ने भाग लिया। और भारत ऐसे ही ये जो यूनाइटेड नेशन है उसका एक फाउंडिंग मेंबर भी रहा है। भारत ने हमेशा ही यूएन के जो कोर प्रिंसिपल है उनको हमेशा ही भारत ने सपोर्ट किया है। यूनाइटेड नेशन है उसको ही ये सब जो डिस्प्यूट वगैरह है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट, उनको ही सोल्व करना चाहिए। किसी अकेले देश जो जिसके पास पावर हो उसको अकेले ही ये सब जो है वो सोल्व नहीं करना चाहिए। भारत का कहना है कि सब देश मिलकर साथ जो मिलेंगे तभी ये जो डिस्प्यूट है वो सोल्व होंगे। और साथ ही साथ देखें तो भारत ने हमेशा ही जो यूनाइटेड नेशंस के जो पर्पसेस है, ऑब्जेक्टिव है, साथ ही साथ उनके जो प्रिंसिपल है उनको हमेशा ही सपोर्ट किया है। साथ ही साथ यूएन चार्टर और इस जो भारत ने कंट्रीब्यूशन किया है इम्प्लीमेंटिंग द गोल्स, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन ने जो गोल्स तय किए हैं उनको इनका इम्प्लीमेंटेशन में भी भारत ने काफ़ी अच्छा जो रोल है वो प्ले किया है। और देखें तो यूएन का जो मेन गोल है इंटरनेशनल स्टेबिलिटी और पीस कीपिंग, तो उसमें भारत सबसे बड़ा जो भागीदार है वो रहा है। भारत ने हमेशा ही तो शांति की तरफदारी की है। ये जो भारत ने यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप ली है उससे ही हमें डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली भी हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि यूनाइटेड नेशन से हमें एक जो प्लेटफॉर्म है वो मिला है। वर्ल्ड अफेयर्स को जानने के लिए हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है। वर्ल्ड अफेयर्स में लीडरशिप जो एज ए लीडर हमें उभरना होगा। तो इसीलिए भी आप देखें जब भी टेररिज्म के इसी तरह की जो एक्टिविटी पाकिस्तान द्वारा कराई जाती है तो भारत ने ये जो मुद्दा है वो यूएन में बहुत ही जोरदार तरीके से उठाया है। तो यूनाइटेड नेशन है हमें एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है ये सब जो टेररिज्म है और दूसरी तरह की जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज है उनको उजागर करने के लिए, उनको दुनिया के सामने खुला लाने के लिए, पाकिस्तान की जो पोल है वो खोलने के लिए भी यूनाइटेड नेशन है उसका इस्तेमाल भारत अच्छी तरह से कर रहा है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग में भारत सबसे बड़ा तरफदार रहा है। और हमने जो इंडिया है इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इन यूएन पीस कीपिंग फोर्स। भारत ने हमेशा ही हमारे जो फौजी है उनको यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के अंडर, यानी कि जो ब्लू हेलमेट है उनके अंडर सर्व करने के लिए भेजा है। भारत के अब तक 1,60,000 से ज़्यादा जो फौजी है वो जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स है उसमें सर्विस दे चुके हैं। हमारे जो 64 यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन हुए हैं उसमें 43 ऐसे ऑपरेशन हैं जिसमें हमारे जो जवान हैं, हमारे जो फौजी है उन्होंने भाग लिया है। 1950 से अब तक जो चले आ रहा है उसमें भारत ने हमेशा ही जो ये जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स है उसमें एक पार्टनर का रोल प्ले किया है।
काफ़ी ऐसी जो सिविल वॉर जैसी परिस्थितियाँ आई है उसमें भी भारत के जो फौजी है वो आगे आए हैं। इंडिया का मानना है कि यूएन है वो जो ग्लोबल काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन उसमें भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। साथ ही साथ इंटरनेशनल स्टेबिलिटी और जो वर्ल्ड डिस्प्यूट है उनको सोल्व करने के लिए यूएन को बहुत ही मजबूत तरीके से आना होगा। अभी क्या हो रहा है कि यूएन है उसमें अमेरिका की एक तरह की हेजीमोनी भी आप कह सकते, साथ ही साथ वेस्टर्न हेजीमोनी भी आप यूएन में कह सकते हैं। लेकिन भारत ऐसा नहीं चाहता कि कोई भी देश हो, चाहे वो पावरफुल ही क्यों ना हो, उनको ये जो है समान जो अधिकार है वो मिलने जाए और ये जो डिस्प्यूट है वो वहाँ पर सोल्व होने की बजाय यूनाइटेड नेशंस में ही सोल्व होने चाहिए। यूनाइटेड नेशंस का मेन गोल ही ये है कि विश्व युद्ध जैसी परिस्थिति दोबारा ना आए, इसीलिए भी यूनाइटेड नेशंस है उसको बनाया गया। लेकिन जो अमेरिका और दूसरे जो पावरफुल नेशंस है वो इस तरह इस्तेमाल अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। तो उसके बाद देखें तो भारत है वो हमेशा ही जो न्यूक्लियर जो वेपन्स है उसके प्रति भारत हमेशा ही सेंसिटिव रहा है। इन 1948 इंडिया हैड प्रपोज्ड लिमिटिंग द यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी टू पीसफुल पर्पसेस एंड एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम नेशनल आर्सेनल्स। 1948 में भारत ने एक प्रपोजल लाया था कि जो एटॉमिक एनर्जी है उसका जो पीसफुल यूज है उसको भी लिमिटेड करना चाहिए। साथ ही साथ जो अमेरिका ने और साथ ही साथ सोवियत जो अभी बना रहा था उन लोगों को ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको उसका जो आर्सेनल है उसका पूरा का पूरा एलिमिनेशन करना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि जो पावरफुल देश है वो इसका जो अपनी ये न्यूक्लियर पावर है उनकी ताकत देख चुके थे, तो इसलिए भी उनको ये स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट लगा। तो भारत की बात किसी के द्वारा सुनी नहीं गई। हमारी उतनी उस वक्त इतनी पॉलिटिकली भी मजबूत आवाज़ और इकोनॉमिकली भी मजबूत आवाज़ नहीं थी कि भारत को किसी ने सीरियसली लिया होगा। अब देखें तो 1950 से भारत है वो हमेशा ही पीस के कंट्रीब्यूटर रहा है। तो देखें तो 1950 में भारत ने एक यूएन पीस फंड सजेस्ट करना, यूएस पीस फंड को क्रिएट करने का एक सजेशन है वो यूनाइटेड नेशंस के सामने रखा। उसका जो ऑब्जेक्टिव था उसको कहना था कि जो पीसफुल रिडक्शन ऑफ आर्म्स एंड डायरेक्टिंग द अमाउंट्स द रिलीज टूवर्ड डेवलपमेंट पर्पसेस, और ये यानी कि जो आर्म के जो हथियार उनके पास है जो आप खर्चा उसके पीछे जो खर्चा कर रहे हैं उसको कम करो और वही पैसे है वो डेवलपमेंट के पर्पस के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। भारत का ऐसा मानना था। लेकिन अभी जो रियलिस्टिक वर्ल्ड है उसमें ऐसे आइडियलिस्टिक आइडियाज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसका खामियाजा हमें 1962 में बहुत ही अच्छी तरह से भुगतना पड़ा है। तो ये सब जो आइडिया है वो है बेसिकली तो बहुत ही अच्छे है। आइडियलिस्टिक जो ये जो आइडिया है वो आइडियलिस्टिकली सोचे तो बहुत ही अच्छे, लेकिन अभी जो रियलिटी है उसमें ये उतने रिलेवेंट नहीं है क्योंकि अभी सभी जो देश है वो हथियारों के पीछे ही पागल है। क्यों हम भी, भारत भी विश्व का सबसे बड़ा आयातकार है क्योंकि हमें भी अपनी सुरक्षा के लिए हथियार का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि 1962 में हुआ ऐसा हम दोबारा ना हो, इसीलिए भी भारत है वो हथियारों के पीछे काफ़ी पैसे खर्च कर रहा है। लेकिन उस वक्त क्या था कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्टिक थे और सभी को ये लगा कि जो हमें आज़ादी मिली है वो सिर्फ चरखे से ही मिली है। तो आर्मी और जो आर्मर्ड फोर्सेस है उसको पूरी तरह से इग्नोर किया गया, तो उसका जो खामियाजा है हमें बाद में भुगतना पड़ा। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि 1950 के उस वक्त की जो हालात थे उसके हिसाब से ही भारत ने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया था क्योंकि विश्व ने बहुत ही भयंकर विश्व युद्ध देखा था। साथ ही साथ जो परमाणु बम है उसका भी इस्तेमाल जापान के ऊपर जो हुआ था उससे ही उनकी भयानकता का ख्याल विश्व को आ गया था। इसीलिए भी ये जो भारत है उसने ये सजेशन विश्व के सामने रखा, लेकिन उसको उतनी अहमियत है वो नहीं दी गई। उसके बाद 1954 में इंडिया है उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है उसका भी एक प्रपोजल है वो उसके सामने रखा। और भारत पहला पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी है उसका भारत है वन ऑफ द फर्स्ट मेंबर है। ये जो पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी है उसमें भारत जो जिन देशों ने साइन किया है उसमें भारत अग्रसर रहा है। उसके बाद देखें तो 1964 में भारत है उसने नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑन यूएन एजेंडा है वो भी एक जो इनिशिएटिव है वो यूएन के सामने रखा। लेकिन उस वक्त है वो कोल्ड वॉर है उसकी शुरुआत हो चुकी थी, तो इसलिए भी ये जो न्यूक्लियर आर्म रेस है उसकी भी शुरुआत है वो हो चुकी थी। भारत है वो हमेशा ही
टेररिज्म के खिलाफ मजबूत आवाज़ उठाता रहा है। इसी के तौर पर 1996 में ड्राफ्ट कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म है, वो इंडिया द्वारा एक जो प्रपोजल है वो यूनाइटेड नेशंस के सामने लाया गया था। लेकिन उस वक्त भी टेररिज्म है उसको किसी ने सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि उस वक्त टेररिज्म की मार सिर्फ हम ही ऐसे जो राष्ट्र है वो झेल रहे थे। तो दूसरा कोई ऐसा जो राष्ट्र है वो टेररिज्म की मार उतनी नहीं झेल रहा था। लेकिन बाद में जब अमेरिका को झटका लगा टेररिज्म का, बहुत ही बड़ा एक था जो झापट है, आप कह सकते हैं कि जो उसके गाल पर जो अलकायदा ने लगे उससे उसकी आंख खुल गई, और साथ ही साथ विश्व की भी आंख खुली कि टेररिज्म है वो कितना खतरनाक है। तो इसी के तौर पर अभी जो भारत है वो मजबूत आवाज़ टेररिज्म के खिलाफ उठा रहा है। भारत ने हमेशा ही सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें एक मेंबरशिप, पार्शियल जो पार्ट टाइम मेंबरशिप होती है उसमें भी भारत ने पार्ट लिया है। भारत 1950 51 1967 से 68, 72 से 73, 77 से 78, 84 से 85, 91 से 92 और 2011-12 में भी भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट टाइम मेंबर रहा है। भारत अभी G4 नेशन का एक जो ब्लॉग बनाया उसमें भारत तरफदारी कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसका जो रिफॉर्म है उसमें रिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि अब देखें तो विश्व की लीडिंग पावर के तौर पर भी साथ ही साथ विश्व की बहुत ही बड़ी जो पॉपुलेशन है भारत उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो है भारत ये चाहता है कि अगर आपको स्टेबिलिटी और ये सब जो लाना है तो भारत को उसकी यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें आपको पार्टनरशिप देनी होगी। वही आप देखें तो ब्रिटेन और फ्रांस जैसे जो छोटे छोटे देश है ना तो कोई उनका जो कंट्रीब्यूशन है, ब्रिटेन का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है अब के वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल जो अफेयर्स होते हैं उसमें उतना कंट्रीब्यूशन उतना नहीं है, तो उसकी कोई ज़रूरत उतनी अभी नहीं रहती। लेकिन कोई भी देश है वो अपने स्पेशल पावर है वो छोड़ना नहीं चाहता, तो इसीलिए भी है ये एक डिलेमा जैसी परिस्थिति है वो आ गई है। इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ यूएन एफर्ट्स ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। भारत हमेशा ही यूएन के जो एफर्ट्स है ह्यूमन राइट के प्रति उनका जो रवैया है भारत उसका हमेशा ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहा है। हमारे जो गांधीयन जो लीडर है हंसा मेहता, उन्होंने ये जो यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसके ड्राफ्टिंग के लिए एक बहुत ही बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो दिया है। इंडिया प्लेड अ की रोल ऑन टू ड्राफ्टिंग इन द यूएन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी इन 1982। 1982 में हमारे इंडिया है उसने जो यूएन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी है उसमें भी एक बहुत बड़ा जो रोल है वो प्ले किया है। साथ ही साथ जो कल्चरली भी देखें तो भारत हमेशा ही हमारे जो कल्चर जो अच्छी अच्छी बातें हैं जैसे कि जो विश्व गुरु बनना चाहता है उसी के तौर पर हमारा जो योग है उसको पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है। तो भारत की ही वजह से 11 दिसंबर 2014 में भारत ने जो ये रिजोल्यूशन लाया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, उसमें बिना किसी वोटिंग के ये जो इंटरनेशनल योगा डे का जो कॉन्सेप्ट है वो सभी देशों ने बिना किसी वोटिंग से इसको अपना लिया और 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा। ये भारत का ही एक एफर्ट है वो आप कह सकते हैं। तो इस सब का सार ये निकलता है कि भारत हमेशा ही यूएन का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहा है। भारत उनके जो प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है, वर्ल्ड स्टेबिलिटी हो या दूसरी तरह की जो प्रिंसिपल है उसको हमेशा ही भारत उसका तरफदार रहा है। भारत चाहता है कि यूनाइटेड नेशन में सबको इक्वालिटी मिले। तो अब देखते हैं कि भारत और विश्व बैंक के जो रिलेशन है उसमें देखते हैं। जो विश्व बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में 27 सितंबर 1945। ये विश्व बैंक और आईएमएफ दोनों ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। भारत है वो इसका भी एक फाउंडिंग मेंबर रहा है। भारत ये IBRD, IDA और IFC जैसे जो उनके ऑर्गन है उसका फाउंडिंग मेंबर रहा है। भारत है वो IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का मेंबर है। साथ ही साथ IDA यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और मीगा यानी कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इन सब का भारत है वो एक जो मेंबर है वो रहा है। लेकिन उसका जो एक ऑर्गन है ICSID यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, उसका मेंबर अभी तक भारत नहीं है। तो ये आपको एक याद रखना है। इंडिया हैज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ IBRD, IFC, IDA एंड मीगा। भारत है वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसका भी एक मेंबर है।
जो भारत है वो इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका रिप्रेजेंटेटर है। भारत उसको रिप्रेजेंट करता है। जो भारत है उसको वोटिंग राइट भी दिए है। वोटिंग राइट ऑफ मेंबर कंट्रीज आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेयर इन द कैपिटल ऑफ बैंक। ईच मेंबर हैज 250 वोट्स प्लस एन एडिशनल वोट फॉर ईच 1 लाख शेयर्स ऑफ स्टॉक हेल्ड। भारत का जो वोटिंग पावर है IBRD में उस पर 2.93% है, IFC में 3.82% है, IDA में 2.88% है और मीगा में 2.56% है। भारत है इसके मुताबिक भारत है वो टॉप 10 स्टेक होल्डर है। विश्व बैंक के जो टॉप स्टेक होल्डर है उसमें भारत अभी आता है। भारत है वो विश्व बैंक का सबसे बड़ा जो रिसेप्शन है वो रहा है। हमने 1945 से 2015 तक 102 बिलियन जैसी जो लोन है वो वर्ल्ड बैंक से ली रही है। वर्ल्ड बैंक के जो डिफरेंट जो हमारे जो यह प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो विश्व बैंक द्वारा काफ़ी ऐसे जो है वो विश्व बैंक उसको एड कर रहा है। अब देखें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये दूसरा एक ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन है, उसका भी भारत है वो पार्ट है वो रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वो एस्टैब्लिश अलोंग विद द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ 44 नेशंस हेल्ड इन ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, यूएसए इन जुलाई 1944। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसकी स्थापना 1944 में जो ब्रेटन वुड्स में जो हुई थी, वहाँ पर ये विश्व बैंक और IMF दोनों का है जो कॉन्सेप्ट है वो विश्व के सामने लाया गया है। उसको जो उस वक्त तो विश्व की जो परिस्थिति है, इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स कर गई थी क्योंकि विश्व युद्ध है वो खत्म होने की कगार पर था। लेकिन जो विश्व युद्ध की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, जो इंटरनेशनल जो मॉनेटरी सिस्टम है वो भी पूरी तरह से बर्बाद तो हो गई थी। तो इसलिए उसका पुनरुत्थान करने के लिए और रिकंस्ट्रक्शन और ये सब जो है वो करने के लिए यूरोप और जो दूसरे एशिया के जो नेशन उसमें रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए भारत है और ये जो विश्व है, ये सब जो लीडिंग नेशंस है वो सब सामने आए और ये जो IMF और विश्व बैंक है उनकी स्थापना की गई है। भारत है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसका मेंबर रहा है। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बरकरार रखना, उसमें अपना योगदान है वो देना, साथ ही साथ जो पॉवर्टी है उसको कम करना, विश्व की जो कुछ देशों है उसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना, साथ ही साथ जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको पॉलिसी की एडवाइस देना, साथ ही साथ फाइनेंसिंग एडवाइस है वो भी देना, ये उसका काम है। साथ ही साथ जो मॉनेटरी सिस्टम है उसमें भी उसका कंट्रीब्यूशन है। साथ ही साथ जो प्रमोशन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है उसको भी दुरुस्त रखना, ये सब जो काम है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का काम है। ये जो IMF है वो भी एक आप हेजिमोनिस्टिक इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं क्योंकि उसमें भी IMF है वो विश्व की इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा प्रभाव रखता है। तो इसीलिए भी भारत और चाइना जैसे जो डेवलपमेंट कंट्री है उसमें भी जो IMF है उसके साथ रिलेशन अच्छे बनाने पड़ते हैं क्योंकि IMF है वो वेस्टर्न कंट्रीज और मेनली USA द्वारा वो USA का IMF है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभुत्व है। तो इसीलिए भी हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको काफ़ी अफेक्ट करता है। तो इसी को अल्टर करने के लिए, काउंटर करने के लिए ये जो ब्रिक्स बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो रखा गया है। और जो अभी देखें तो उसके मेंबरशिप बोर्ड ऑफ गवर्नर है, उसमें जो मेंबर है वो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हो गए वो एक्स ऑफिशियो गवर्नर है उसमें मेंबर है। साथ ही साथ जो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट है वो RBI गवर्नर हो गए IMF में। भारत है वो भी IMF में एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और उसी की जो हमने जैसे कि वर्ल्ड बैंक की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे वर्ल्ड बैंक IMF में भी उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को भारत रिप्रेजेंट करता है। और ये जो IMF है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, फिस्कल मॉनिटर एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है वो IMF द्वारा ही पब्लिश किया जाता है। ये जो सब है वो विश्व की जो इकोनॉमिक परिस्थिति है उसको मॉनिटर करने के लिए और उसके जो कुछ जो स्टेटिस्टिक है उससे है। और ये जो पब्लिश है वो IMF द्वारा कराया जाता है। इंडिया करंट कोटा इन IMF इज SDR स्पेशल ड्राउटिंग राइट, वो हमारा स्पेशल ड्राउटिंग राइट्स है वो 2.7% है। इससे हम जो IMF में 8वें लार्जेस्ट कोटा होल्डर्स बन जाते हैं। SDR इज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट क्रिएटेड बाय IMF इन 1969 टू सप्लीमेंट इट्स मेंबर कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व।
द वैल्यू ऑफ एसडीआर इज बेस्ड ऑन मार्केट ऑफ 5 मेजर करेंसीज। ये जो एसडीआर की जो वैल्यू है वो यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज रेमिनबी, जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड, ये जो विश्व के लीडिंग इकोनॉमी है उनके जो करेंसीज है, सेंट्रल करेंसीज, उसी से ही ये जो एसडीआर है वो तय, एसडीआर है इसकी जो वैल्यू है वो तय होती है। तो अब देखते हैं कि जो आईएमएफ है उससे जो पैसा है वो कैसे लिया जाता है। जो आईएमएफ वो 3 तरह से किसी मेंबर कंट्रीज को जो मनी है वो लेंडिंग करता है। उसमें पैसे, पहला है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसे कोटास कहते हैं। कोटास के बाद दूसरा आता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, उसमें मल्टीलेटरल बोरोइंग अरेंजमेंट है, उससे जो देश है वो वहाँ से लेंडिंग कर सकता है। तीसरा है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि जो बायलैटरल बोरोइंग एग्रीमेंट्स है उसी से ही ये जो है आईएमएफ है वो अपने जो मेंबर कंट्रीज है उसको ये मनी लेंडिंग कर सकता है। अब देखें तो भारत और जो यूरोपियन यूनियन है उसके रिलेशन देखते हैं। यूरोपियन यूनियन जो कि एक बहुत ही बड़ा एक ट्रेड ब्लॉक है, ये बहुत ही बड़ा एक बाजार के रूप में भी उभर रहा है। तो भारत के हमारे जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो रिलेशन है उसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट ज़्यादा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के पास टेक्नोलॉजी है और फाइनेंस है, वही हमारे पास जो बहुत ही बड़ा बाजार है। तो इसलिए भी दोनों देशों के साथ जो रिलेशन है वो मेनली दोनों के बीच का जो बायलैटरल कोऑपरेशन होता है उसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो ज़्यादा होता है। भारत है उसने जो यूरोपियन इकोनॉमिक जो कम्युनिटी है 1960 में, उससे भारत ही पहला ऐसा जो देश है उन्होंने 1960s के वक्त में उसके साथ रिलेशन है वो बनाने लगे थे। उसके बाद देखे तो वर्ष 2000 को एक वाटरशेप इन इंडिया यूरोपियन यूनियन रिलेशन, बिकॉज इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन समिट टुक प्लेस इन लिस्बन में जो पहली जो ये समिट हुई थी उससे हमारे जो रिलेशन है बायलैटरल और ट्रेड रिलेशन है उसमें बहुत ही बड़ा जो सुधार है वो आया था। उसके बाद 2005 में भारत और ईयू ने जॉइंट एक्शन प्लान है वो एडॉप्ट किया था। क्यों? क्योंकि उसमें ये जो स्ट्रेंथनिंग डायलॉग और कंसल्टेशन मैकेनिज्म इन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्फीयर, एनहांसिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड ब्रिंग पीपल एंड कल्चर्स टुगेदर, ये जो है वो ऑब्जेक्टिव इस जॉइंट एक्शन प्लान 2005 में वो रखे गए थे। उसके बाद अभी देखें तो हाल ही के जो समिट हुई थी इंडिया ईयू समिट ब्रसेल्स में जो हुई थी मार्च 2016 में, उसमें इंडिया ईयू एजेंडा 2020 है वो रखा गया था। उसमें एक रोड मैप बनाया गया था, उसमें जो वाइड रेंज ऑफ इश्यू इंक्लूडिंग न्यूक्लियर कोऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट, इंटरनेट गवर्नेंस, क्लाइमेट चेंज एंड जो कम्युनिकेशन है उसके ऊपर ज़्यादा भार दिया था। और उसके बाद देखें तो हमारे जो इंडिया एंड यू रिलेशन हैव अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल टू प्रॉस्पर इनटू स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप एज ईयू इज न्यू दिल्लीज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। भारत है वो यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा एक जो लीडिंग पार्टनर है, वो चाइना और यूएस के बाद सबसे बड़ा पार्टनर के रूप में उभरा है। 13% जो है 30.7% अहेड ऑफ चाइनास 11% एंड यूएस 9%। भारत है वो यूएस और चाइना से भी बहुत ही बड़ा जो यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा जो ट्रेड पार्टनर है। और इंडिया के लिए भी यूरोपियन यूनियन है वो 9वां सबसे बड़ा जो पार्टनर है, जिसमें 3.7 बिलियन यूरो इन 2060। द टोटल वैल्यू ऑफ ट्रेड वॉज 77 बिलियन यूरोस इन 2060। भारत के जो 2016 का फाइनेंशियल ईयर है उसमें $77 बिलियन का यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमारा व्यापार है वो हुआ है। और हमारा जो टोटल एफडीआई आता है उसमें 24% जो एफडीआई है वो यूरोपियन यूनियन है वहीं से ही आता है। और अराउंड 6000 यूरोपियन कंपनीज आर ऑपरेटिंग इन इंडिया। भारत में यूरोपियन यूनियन जो राष्ट्र है उनकी 6000 से ज़्यादा जो कंपनियां हैं वो भारत में अभी ऑपरेट कर रही है, भारत में अभी व्यापार कर रही है। और हमारा जो ट्रेड रिलेशन है कॉमर्शियल सर्विस एंड नियर बाय ट्रिपल ओवर द पास्ट डिकेड्स। पहले जो आखिरी जो डिकेड्स बीता है उसमें हमारा जो रिलेशन है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। 10.5 बिलियन यूरोस इन 2005 टू 28.4 बिलियन यूरोस इन 2016। 2005 से 2016 तक के जो व्यापार हुए उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। पहले जो $10 बिलियन का हुआ करता था वो अब 2016 में, और साथ ही साथ अभी 2018 में वो बढ़कर $2.8 बिलियन से ज़्यादा हो गया है। यूरोपियन
Investment Bank has opened its office in New Delhi and has committed to 1.5 billion euros for the financial year 2017। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, जो कि ईयू की सबसे बड़ी बैंक है, उसने भी न्यू दिल्ली में अपनी एक ऑफिस खोली वहाँ पर ओपन की है और उन्होंने कहा है कि हम जो 2017 और 18 में 1.5 बिलियन से 2 बिलियन यूरो तक का जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत में करेंगे। साथ ही साथ जो लखनऊ बेंगलोरी मेट्रो प्रोजेक्ट है और दूसरे जो सोलर वेंचर्स है वो भी ये जो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है द्वारा फाइनेंशियली सपोर्ट किए गए हैं। तो अब देखते हैं भारत और G20 के बीच के जो रिलेशन है। पहले तो ये G20 है, जो ग्लोबल 20, उसका जो फाउंडेशन है वो 1999 में किया गया था। G20 का एम्स क्या है? डिस्कस पॉलिसी पर्टेनिंग टू द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। पहले ये जो G20 था उसमें जो वर्ल्ड के लीडिंग इकोनॉमिक्स थी उनके फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स ही पहले मिलते थे, लेकिन बाद में वर्ल्ड के इस जो सब राष्ट्र है G20 मेजर इकोनॉमिक्स है उनके हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो भी उसके बाद मिलने लगे। तो उसका मेन एम है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बरकरार रखना था। लेकिन बाद में जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुआ करती थी वो बाद में हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट द्वारा ये मीटिंग है वो कराई जाने लगी। जो ये G20 है इसमें विश्व की सबसे ज़्यादा जो 80% जो पॉपुलेशन है वो कवर करता है, साथ ही साथ 90% जो GDP है वो इस G20 देशों के पास ही है। तो इसलिए भी ये जो G20 है वो यूनाइटेड नेशंस के बाद सबसे बड़ा पावरफुल जो कंट्री ब्लॉक है वो बन जाता है। उसमें नाटो के अलावा भी काफ़ी ऐसे जो देश है वो इसके मेंबर है। तो इसलिए भी यूनाइटेड नेशंस के बाद ये विश्व का सबसे पावरफुल एक प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड करता है। G20 में कौन कौन से मेंबर है? उसमें USA, UK, जर्मनी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, इंडोनेशिया, इटाली, साउथ कोरिया, मेक्सिको, सऊदी, साउथ अफ्रीका और तुर्की और इस सब जैसे जो लीडिंग इकोनॉमी वाले जो देश है जिनकी इकोनॉमिक 1 ट्रिलियन से ज़्यादा है, ये जो सब देश है वो इसके एक मेंबर है। और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन भी देखे जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, IMF है, WTO, OECD, ILO, WHO, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, ये जो सब है वो G20 के एक जो पार्टनर है उसके तौर पर भी एक ये उभरे है। भारत है उसको भी G20 से काफ़ी फायदा है वो उसको हो सकता है। भारत G20 का इस्तेमाल करके अपनी जो इकोनॉमी है उसको भी बूस्ट करता है, साथ ही साथ अपने जो पॉलिटिकल एम्बिशन, नेशनल इंटरेस्ट है वो भी इससे पूरा कर सकता है, क्योंकि G20 में विश्व के जो लीडिंग इकोनॉमिक्स तो है, साथ ही साथ जो पॉलिटिकल पावर हाउस भी है ये भी उसके तो एक मेंबर है। तो हम भारत है वो इसका इस्तेमाल ये जो डिस्प्यूट को सॉल्व करने में भी कर सकते हैं, साथ ही साथ जो हमारी इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल है वो कर रहे हैं। भारत है वो अभी G20 का एक लीडिंग मेंबर के रूप में एक अभी उभर रहा है। भारत है वो अपना कंट्रीब्यूटर है और इन्फ्लुएंस है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ऑर्डर को रिसेप करने के लिए अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो भी दे रहा है। इंडिया है अभी जो 2016 और 17 में जो समिट हुई थी, 2017 में हैम्बर्ग समिट हुई थी, उसमें भी इंडिया ने बहुत ही बड़ा जो रोल है वो प्ले किया था। भारत का जो एम्बिशन है वो मल्टी प्रोंग्ड एजेंडा फॉर G20 सच एज रेंजिंग फ्रॉम डिप्लॉइंग ग्लोबल सरप्लस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एनर्जी एफिशिएंसी टू ग्लोबल एक्शन टू मिटिगेट टेररिज्म एंड ब्लैक मनी, ये सब है। भारत का जो कोर एजेंडा है वो ब्लैक मनी, टेररिज्म, एंटी टेररिज्म, उसके बाद एनर्जी एफिशिएंसी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो सब है वो भारत के कोर एजेंडा है वो रहा है। साथ ही साथ भारत है 2016 की जो समिट हुई थी उसमें भारत का कोर एजेंडा क्या था? स्टेबल एंड सस्टेनेबल ग्लोबल ग्रोथ फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्टेबल फाइनेंशियल मार्केट्स एंड ग्लोबल ट्रेडिंग रेजिम्स, ये 2016 में जो समिट हुई थी उसका भारत का कोर एजेंडा था। उसके बाद जो भारत है वो हैम्बर्ग समिट जो हाल में हुई थी 2017 में, उसमें भी भारत ने एक बहुत ही बड़ा जो अपना योगदान है वो दिया था। भारत ने उसमें जो सिक्योरिटी और क्लाइमेट है उसके ऊपर ज़्यादा जोर देने के लिए कहा था, जो कि अभी एक विश्व के बहुत ही बड़े जो इम्पोर्टेंट इश्यू के तौर पर उभरे है। ट्रेड और डेवलपमेंट के अलावा जो सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज है उसमें बहुत ही बड़ा भारत का योगदान रहा है। ये जो हैम्बर्ग समिट हुई थी उसमें भारत ने ये क्लाइमेट चेंज है उसके
ऊपर भी ज़्यादा फोकस किया था। साथ ही साथ जो विश्व की जो सिक्योरिटी है, अभी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है और टेररिस्ट अटैक्स जो होते हैं, भारत उसके सबसे बड़ा जो विक्टिम है उसका रहा है। तो इसलिए भी जो विश्व के जो देश है अभी भारत की बात सुन रहे हैं, और जो हैम्बर्ग एक्शन प्लान है उसमें क्लाइमेट चेंज और सिक्योरिटी दोनों को इंक्लूड किया गया था। और भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी के जो 10 पॉइंट एजेंडा है वो टेररिज्म को काउंटर करने के लिए G20 जो हैम्बर्ग समिट हुई थी, भारत ने ये जो एजेंडा है, प्रधानमंत्री जो मोदी है उनके द्वारा जो ये एजेंडा है वो वहाँ पर रखा गया है कि आप टेररिज्म को काउंटर करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो ये था मेरा पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर भारत और विश्व के जो लीडिंग इकोनॉमिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, साथ ही साथ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ भारत के जो रिलेशन है, चाहे वो UN हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो या फिर G20। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा।